दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उनका सल्यूशन साथ में हम देखते चलते हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। केवल आरआरबी या रेलवे के लिए ही यह क्वेश्चन नहीं है, बाकी अदर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं या आने वाले हैं उन सभी के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उनके लिए यह अति आवश्यक है। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। और प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें कि कितने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आए हैं आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? ए बीज पत्र, बी भ्रूण पोष व भ्रूण, सी मांसल पुष्पासन, डी रसदार रोम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी मांसल पुष्पासन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है, परिपक्व अंडाशय को फल या फ्रूट कहते हैं। सेब एक झूठा फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसमें मांसल पुष्पासन फल का निर्माण करता है और मांसल पुष्पासन खाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी हरियाणा में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जहाँ स्थित है वह स्थान हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या। दिया गया केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गन्ने के तने में एक रक्त भाव किसके कारण होता है? ए फंगस, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी जीवाणु। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए फंगस। व्याख्या देखेंगे इसकी। गन्ने के तने में रक्त भाव यानी कि फंगस को ही कवक कहते हैं के कारण होता है। इस कवक का नाम कोलेटोट्रिचियम फालकैटम यानी कि कोलेट्रिटिकम फालेटम, यह फंगस एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम रेड रॉट या रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतया सबसे अधिक होता है? ए दालें, बी चावल, सी गेहूँ, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए दालें। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतया सबसे अधिक होता है। चना, मटर, अरहर आदि की जड़ों में पाया जाने वाला सिम्बियाटिक राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट फसल है। 3
फसलें दी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं रबी की फसल। नंबर 2 साधारणतया गेहूं की साथ उगाई जाती है। नंबर 3 जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार जाएं तो वह कौन सी फसल का के बारे में यहाँ पर दिया गया है यह जानकारी, तो हो जाएगा हमारा बी सरसों के बारे में है। रबी की फसल है जो साधारणतः गेहूं के साथ में बोई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसकी व्याख्या है। सरसों रबी की फसल है तथा इसकी कृषि बहुतायत गेहूं के साथ की जाती है। सरसों की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए हार्टिकल्चर, बी होरोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी फ्रेनोलॉजी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा, पोमोलॉजी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जी, फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हार्टिकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? एक्वा कल्चर, बी फिशिंग, सी एपीकल्चर, डी पीसी कल्चर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी पीसी कल्चर। जो कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसे पीसी कल्चर कहते हैं। व्याख्या दी गई इसकी, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को पीसी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर शहद के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सूचना में से फसल की पहचान कीजिए। अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है। नंबर 2 इसकी खेती के लिए अच्छी जलोसारित ड्रेन्ड मृदा आवश्यक होती है। नंबर 3 यह लोचदार है। तो फसलें 4 दी गई हैं। ए कपास, बी तंबाकू, सी रबर, डी जूट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। यह जानकारी जो दी गई है कि अधिकांश रूप में दक्षिण पश्चिम में उगाई जाती है तो यह कपास के लिए है। इसकी खेती के लिए अच्छी जलोसारित यानी कि ड्रेन्ड मृदा आवश्यक है तो यह भी कपास के लिए। यह लोचदार है, तो यानी कि यह तीनों जो कथन दिए गए हैं यह कपास के बारे में बिल्कुल सटीक हैं। व्याख्या दी गई है इसकी, देखते हैं यहाँ पर। कपास जो एक लोचदार फसल है का अधिकांश उत्पादन दक्षिण पश्चिम भारत में किया जाता है तथा इसके लिए जलोसारित या ड्रेन्ड मृदा, काली मृदा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं की चूर्डिल आसिता यानी कि पाउडरी मिड्यूल का कारण है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फंजाई, डी प्रोटोजोआ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी फंजाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? ए साइट्रिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए साइट्रिक एसिड। व्याख्या दी गई देखें यहाँ पर इसकी हम। नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण नींबू खट्टा होता है। खट्टे पदार्थों में
विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, बांस किस कुल का पौधा है? ए वृक्ष, बी घास, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी घास। बांस किस कुल का पौधा है? तो यह घास कुल का पौधा है और सबसे जो ज़्यादा घास वृद्धि करती है वह बांस ही है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली घास जिसे बांस कहते हैं, क्योंकि यह घास कुल का पौधा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? ए फ्रैंकाइस राउल्ट, बी सोरेनसेन। इन दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हमारा हो जाएगा बी। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? तो सोरेनसेन। व्याख्या दी गई इसकी यहाँ पर, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल को सर्वप्रथम डेनिश रसायन सोरेनसेन ने वर्ष 1909 में दिया था। पीएच स्केल में अम्ल क्षार का मापांक 0 से 14 अंक होता है। किसी विलयन का पीएच 0 से 7 से कम तक होने पर विलयन एसिड होता है। पीएच 7 होने पर यह उदासीन होता है तथा पीएच 7 से 14 तक होने पर विलयन क्षारीय होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अदरक होता है रूपांतरित, ए मूल, बी पत्ती, सी प्रतान, डी तना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी तना। अदरक एक तना है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान है? ए शुष्क कृषि विधि, बी वृक्षारोपण, सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, केंचुआ से क्या लाभ है? ए यह पारितंत्र को संतुलित रखता है, बी यह मच्छरों का लार्वा खाता है, सी यह एक अच्छा भोजन है, डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम। केंचुआ जमीन को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान करता है, इसलिए इसे किसान का मित्र यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्याज है, ए एक प्रकंद, बी बल्ब, सी ट्यूबर, डी कार्न। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि प्याज है तो प्याज क्या हो जाएगा? बी बल्ब। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। प्याज एक बल्ब अर्थात शल्ककंद है। यह तने का भूमिगत रूपांतरण है। यह भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतया होता है? ए फास्फोरस, बी गंधक, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतया होता है? तो हो जाएगा हमारा कार्बन।
अगला क्वेश्चन है कृत्रिम औषधि का एक उदाहरण है। ए मॉर्फिन, बी रिसरपिन, सी एस्पिरिन, डी टेक्सोल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एस्पिरिन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एस्पिरिन दर्द नाशक औषधि होती है। इसका निर्माण रसायन द्वारा होता है। इसे एसिटोऑक्सीबेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसे हृदय रोग में भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? ए जड़ का, बी तना का, सी फूल की कली का, डी फल का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फूल की कली का। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? तो फूल की कली का लौंग होता है। व्याख्या दी गई है लौंग एक सदाबहार पेड़ है जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है। इसके पत्ते बड़े बड़े एवं दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। लौंग के पेड़ों की शाखों की अंतिम छोर पर लौंग के फूल समूह में खिलते हैं, जिनकी कलियों से आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग हमें प्राप्त होता है। लौंग का उत्पादन मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मेडागास्कर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? ए चीनी, बी चूना, सी बेकिंग पाउडर, डी सिरका। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राकृतिक रूप से खट्टा है वह हो जाएगा सिरका। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसमें 4% एसिटिक एसिड का मिश्रण होता है जिसका निर्माण एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? ए सैंडोज, बी मैरिंड, सी डाबर, डी कैडिला। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मैरिंड। भारत कौन सी कंपनी की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? तो मैरिंड। अगला या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है मैरिंड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो विटामिन B12 बनाने वाली एशिया की एकमात्र कंपनी है। विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सदस्य होता है जिसमें साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी नाइट्रोजन, डी जल गैस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए द्रव का गैस में विलयन, बी द्रव का द्रव में विलयन, सी द्रव का ठोस में विलयन, डी गैस का द्रव में विलयन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्रव का ठोस में विलयन। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रतिऑक्सीकारक, बी वसा, सी प्रोटीन, डी असंतृप्त वसा अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी असंतृप्त वसा अम्ल। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
असंतृप्त वसा अम्लों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। असंतृप्त वसी अम्लों में एल्केनिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है? ए सल्फर ड्रग, बी विटामिन ए, सी क्लोरोक्विन, डी क्लोरोमाइसेटिन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्लोरोमाइसेटिन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। क्लोरोक्विन दवा मलेरिया के उपचार में काम आती है। क्लोरोमाइसेटिन का प्रयोग टाइफाइड के उपचार में होता है। और अभी क्लोरोक्विन दवा का सर्वाधिक इस्तेमाल कोरोना काल के समय इसका बहुत हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आगे के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन्स, सी साइटोकाइनिन्स, डी एस्कॉर्बिक एसिड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑक्सिन हार्मोन की वजह से पौधे सूर्य के प्रकाश या सूर्य की ओर झुक जाते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, ऑक्सिन पौधे का हार्मोन है जो इनके तनों के शीर्ष भाग में उत्पन्न होता है तथा यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। यह हार्मोन तने के अंधेरे भाग की ओर बढ़ जाता है जिससे वहाँ की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने से तने का अगला भाग स्वतः ही प्रकाश की ओर झुकने लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीज पत्री पौधों का एक गुण नहीं है? ए जालीदार सिरा रचना, बी दो बीज पत्र, सी मुख्य जड़, डी रेशेदार जड़। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी रेशेदार जड़। व्याख्या दी गई इसकी देखेंगे यहाँ पर हम। दिया है, रेशेदार जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट सामान्यतः एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं जबकि द्विबीजपत्री पौधों में इनका अभाव होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अखाद्य फसल कौन सी है? ए फाइबर, बी कॉफ़ी, सी तिलहन, डी गन्ना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। खाद्य फसल जो है वह हो जाएगी अखाद्य फसल, क्योंकि खाद्य फसल काफ़ी यानी कि पेय पदार्थ है, तिलहन या तेलों से संबंधित है और गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है। तो यह इस प्रकार यह तीनों खाद्य फसल हैं, लेकिन फाइबर खाद्य फसल नहीं है यानी कि अखाद्य है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन से पहले देखेंगे यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। दिया गया है, रेशेदार फसलें यानी कि फाइबर ऐसी फसलें हैं जिन्हें कपड़ा, धागा, बोरे आदि बनाने के लिए उगाया जाता है, जैसे कपास, जूट, सन आदि। इनका उपयोग खाने में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए यह एक कार्बनिक पदार्थ है, बी इसमें रासायनिक क्रिया होती है, सी यह एक कार्बनिक पदार्थ है, डी यह ऊर्जा प्रदान करता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यह ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन,
गीले कचरे को उर्वरक खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. संरक्षण, बी. संक्षारण, सी. कंपोस्टिंग, डी. मेटाबॉलिज्म। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. कंपोस्टिंग। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कंपोस्टिंग गीले कचरे को खाद में विघटित करने की विधि है। कंपोस्टिंग की 3 विधियां हैं: एरोबिक, एनारोबिक और वर्मी कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? ए. रेयान, बी. सिल्क, सी. लिनेन, डी. जूट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. रेयान। व्याख्या है इसकी। रेयान एक कोमल और कपास की तुलना में बेहतर अवशोषक रेशा है। इसकी खोज वर्ष 1924 में हुई थी, जबकि लिनेन सन यानी कि एलेक्स के पौधे से सिल्क रेशम के कीट द्वारा तथा जूट के पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है? ए. नाइट्रिक, बी. एसिटिक, सी. ह्यूमिक, डी. ऑक्जेलिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. एसिटिक एसिड सिरका का प्राथमिक घटक है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सिरका का प्राथमिक घटक एसिटिक एसिड है। सिरका अम्ल एसिटिक अम्ल तथा अन्य रसायनों का जलीय घोल है। इसमें 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का प्रयोग खाने एवं अचार बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए. द्वितीयक उपभोक्ता, बी. प्राथमिक उपभोक्ता, सी. अपघट्य, डी. उत्पादक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा हमारा डी. उत्पादक की जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे हम ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा प्रारूप यानी कि तथ्यात्मक प्रारूप के क्वेश्चन हैं जो 2003 से 2014 के बीच में पूछे गए हैं। देखेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो वन लाइनर फॉर्म में हैं। दिया गया है पहाड़ों के जीवाश्म पिंडक के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है केंचुए की आँख नहीं होती है, यानी कि केंचुआ बिना आँख का होता है। अगला क्वेश्चन है पशु जगत का सबसे द्रुततम सजीव सदस्य चीता है। अगला क्वेश्चन स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन मछली एक मेरुदंडी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौवा फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ी आंत यानी कि शाकाहारी पशुओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मच्छर बाहा परजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिच्छू का बुक लंग्स श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन एस्पिरिन एवं पेनिसिलिन को चमत्कारिक औषधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन केंचुए में स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जानवरों में सबसे बड़ी आंत व्हेल की होती है। अगला क्वेश्चन, साइकस पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। अगला क्वेश्चन, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए अति साधारण क्षमता हार्मोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अफीम के पौधे यानी कि अपरिपक्व फल के लेटेक्स से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तने की कटाई का प्रयोग गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोमी मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है यानी कि लोमी सॉइल्स। अगला क्वेश्चन, किसी मोनोकाट में कलम लगाना संभव नहीं है क्योंकि उसमें वैस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना और वृक्षारोपण आज सभी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोजा 64 है, सोनारा 64, सरबती सोनारा प्रजातियाँ गेहूं की उच्च उत्पादन की श्रेणी में आती हैं। अगला क्वेश्चन, इथाइलिन हार्मोन फल पकने में प्रयुक्त होता है जैसे कि केला या अन्य आम, इन सभी को कृत्रिम रूप से जब फलों को पकाया जाता है तो इथाइलिन का या एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, गाय का गोबर जैव विघटनीय पदार्थ, जैव अविघटनीय पदार्थ तथा पर्यावरण प्रदूषित न करने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तुर्क तंतु यानी कि ट्यूबिलियन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव के लिए लाख कीट, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण एक घास का मैदान है। अगले क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे यहाँ से, वर्गीकरण यानी कि लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2016-17 के तथ्यात्मक प्रारूप में है। देखते हैं, प्रत्येक पेज पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। दिया है, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एरकोनोलॉजी। अगला दिया है, मकड़ियों में आंखें होती हैं, कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। कॉकरोच, घेंगा, केंचुआ तथा स्टार मछली में कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा, मोलस्का परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कीवी, स्पंज, स्टार मछली तथा थ्रेड वर्म से रीढ़ की हड्डी वाला यानी कि वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा कीवी। अगला क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? जिसे हम बार्क कहते हैं जब सील मछली आवाज़ करते हैं।
अगला क्वेश्चन, मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर तथा ब्यांध पतंग में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? क्योंकि कौन कौन से दिए गए हैं, मकड़ी दिया गया है, सहस्त्रपाद दिया है, गोजर तथा ब्यांध पतंग में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो हो जाएगा सहस्त्रपाद में, यानी कि मकड़ी में कम होते हैं। अगला देखते हैं, अगले पेज पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, दिया गया है मूंगा, स्पंज, हाइड्रा तथा एनेलिडा में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यह हो जाएगा हमारा एनेलिडा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो यह कौन सा काल था? तो हो जाएगा मेसोजोइक एरा। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाले पहली स्तनपायी प्रजाति है? तो कौन सी प्रजाति हो जाएगी? ब्रेम्बल के मेलोमस। अगला क्वेश्चन, मार्supials का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? कंगारू। अगला क्वेश्चन, लीमर है क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। अगला क्वेश्चन, होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? मछली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग हमारा नीला होता है। अगला है, घास, चूहा, सांप तथा चील में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर है, यानी कि दूसरा पौष्टिक स्तर कौन सा हो जाएगा? चूहा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पांडा, ग्लोबल, रैबिट, आवास तथा कैस्पर्सकी में से कौन सा एक समूह से भिन्न है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रैबिट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य, चूहा, बिल्ली, सुअर तथा छिपकली में से कौन सा भिन्न वर्ग का है? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? छिपकली। यह भिन्न वर्ग की है, जबकि मनुष्य, चूहा, बिल्ली, सुअर यह एक ही वर्ग के हैं तथा छिपकली दूसरे वर्ग का है। अगला क्वेश्चन, एक भू सूकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है? तो अंतर क्या हो जाएगा? भू सूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट को कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्रोमेरी। अगला क्वेश्चन, हाथी, भालू और गैंडे इसके उदाहरण हैं? तो हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? तो स्तनधारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी, झींगुर, टर्माइट तथा चींटी में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो किसे नहीं कहा जा सकता है? झींगुर को। अगला क्वेश्चन, नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर, होमिनाइड्स तथा एंथ्रोपिथेकस में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? एंथ्रोपिथेकस। तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण 35 MCQ के रूप में क्वेश्चनों को हमने देखा और कम से कम 30 के आसपास जो वन लाइनर क्वेश्चन थे उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें
सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और यह क्लास आप सभी लोगों ने देखी और कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। बस यही आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।